हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी अड्डा पे आपका स्वागत है। जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट आपके पास पहुंचा सके। फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, विभिन्न से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। फ्रेंड्स, तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इसमें से किस प्रकाशित उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है। आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स या नोट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी में क्या है? उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। फ्रेंड्स, याद रखिएगा आप लोग, जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है और यह आभासी तथा वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करती है, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है और यह भी वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब का निर्माण करती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को 18 सेंटीमीटर फोकस वाले अवतल दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब खाली स्थान दिया गया होगा और इसकी ऊंचाई खाली स्थान दिया गया होगा। तो आपको दो चीज बताना है कि प्रतिबिंब कैसा होगा और इसकी ऊंचाई क्या होगा। तो ये दर्पण सूत्र से निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर होगा उल्टा और 1.5 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा और ऊंचाई होगा 1.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से किसके बराबर है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछ रहा है। फ्रेंड्स, तो इसका प्रतिरोध का एसआई मात्रक की क्या होता है? वोल्ट बाय एम्पियर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक वोल्ट बाय एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व खाली स्थान दिया गया बोल रहा है। तो ये जो होता है ये अक्रिय गैस होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। परमाणु संख्या 10, 18, 36, 54 वाले तत्व अक्रिय गैस होते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अक्रिय गैस कौन कौन से होते हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन होते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यौगिक CH3, CH2, CH3 का IUPAC नाम क्या है। एक यौगिक दिया है CH3, CH2, CH3 का और उसके बाद पूछ रहा है कि IUPAC नाम क्या है। तो इसका IUPAC नाम प्रोपेन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोपेन। 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है करेक्ट एडवर्ब। तो करेक्ट एडवर्ब फर्स्ट जो है यह एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है। फ्रेंड्स, जबकि स्लो, रैपिड और स्लाइड ये तीनों एडजेक्टिव है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंजंक्शन इन द ऑप्शन। कंजंक्शन को चुनना है इसमें। तो कौन सा कंजंक्शन है? तो नो, नोट, अप टू और अनलेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनलेस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति का भाववाचक संज्ञा होगा। जाति का भाववाचक संज्ञा होगा। जाति का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जातीयता। अच्छा, जाति भाववाचक कहते किसको है? जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ गुण, भाव, स्वभाव, अवस्था का बोध हो से जातिवाचक या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से समूहवाचक संज्ञा बताना है। समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? तो सेना जो है समूहवाचक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, समूहवाचक संज्ञा कहते किसको है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। धीरे धीरे बोलता है, अवाक्य है। बोल रहा है धीरे धीरे बोलता है, इसमें अवाक्य कौन सा है? तो धीरे धीरे बोलना अवाक्य कहते किसको है? इस बात को हम लोग जानते हैं। फ्रेंड्स, तो धीरे धीरे बोलता है ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि कारक को कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, वो अवाक्य कहलाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धीरे धीरे इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्न में से कह रहा है अभिकारक एक स्थान पर आएगा और उदासीकरण की अभिक्रिया प्रदान करेगा। फ्रेंड्स, जब CaOH2
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ CaCl2 प्लस H2O बनाएगा तो उदासीकरण अभिक्रिया प्रदान करेगा। इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में खाली स्थान दिया गया है और तत्व ज्ञात है जिसमें से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व। वर्तमान में कितने तत्व ज्ञात हैं? तो 118 तत्व है, जिसमें प्राकृतिक रूप से कितने पाए जाने वाले तत्व? 94। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 118 और 94। वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात है जिसमें प्राकृतिक रूप से 94 तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खाली स्थान दिया कि पौधे की पत्तियों में मिथेनोइक अम्ल होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिच्छू बूटी में के पौधे में पत्तियों के मिथेनोइक अम्ल होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर स्थित वस्तुओं से निर्गत प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका मुख्य फोकस। अवतल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर स्थित वस्तुओं के निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ मुख्य फोकस की ओर मुड़ती हुई प्रतीत होती है। फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। अवतल लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और छोटा होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग करना उचित नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग करना उचित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग करना उचित नहीं है क्योंकि कभी कभी मशीनों के कुछ हिस्से में तेल का रिसाव हो जाता है जिसके कारण प्रणाली में अवांछनीय बाधा उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारी वाहनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। भारी वाहन में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। इस बात को याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व लिथियम होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व है और यह सबसे हल्का धातु तत्व है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाले लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताएं। कह रहा है क्वेश्चन कि लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाले लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर है। कैंसर क्या है फ्रेंड्स? तो कैंसर जो होता है अनियंत्रित समसूत्री विभाजन है। कैंसर अनियंत्रित समसूत्री विभाजन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। कैंसर को अध्ययन को क्या कहते हैं? कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर क्या है? अनियंत्रित समसूत्री विभाजन है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की जन्म के समय बड़ी आकार की होती है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ आकार में कमी आ जाती है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में ग्रंथियों में जन्म के समय बड़ी होती है और उम्र बढ़ने के साथ आकार में कमी आती है। कौन सी है? कौन सी ग्रंथि है? तो ये थाइमस ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि जो होती है यह जन्म के समय में काफी बड़ी होती है लेकिन जब उम्र बढ़ती है तो यह छोटी होती जाती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम हेमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज की कमी किस बीमारी में हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। तो कौन सा कारक है? तो HBV वायरस। HBV वायरस।
यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक HBV वायरस होता है फ्रेंड्स। हेपेटाइटिस के विषाणु 6 प्रकार के होते हैं, A, B, C, D और E और G। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक इसमें से कौन से हार्मोन्स नहीं है? तो कौन सा हार्मोन नहीं? इंसुलिन जो है बिल्कुल हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन है, एड्रेनलिन हार्मोन है, हेमोग्लोबिन ये हार्मोन नहीं है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमोग्लोबिन, ऑप्शन डी। क्या होगा? हेमोग्लोबिन, ऑप्शन डी। यह एक प्रोटीन है जो आरबीसी में पाया जाता है, इसी के कारण रक्त का रंग जो होता है लाल होता है। इस बात को याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमल्सीकृत वसा का पाचन होता है। इमल्सीकृत वसा का पाचन कहाँ होता है फ्रेंड्स? तो इमल्सीकृत वसा का पाचन लाइपेज द्वारा होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि इमल्सीकृत वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा होता है। कहाँ होता है? लाइपेज के द्वारा होता है। उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण है। तो कौन से उदाहरण है? तो ऑप्शन बी सिलिकामायता, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर, सिलिकामायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमर तथा टिबिया बिफुल्ला के बीच कौन सी संधि होती है? क्वेश्चन कह रहा है फीमर तथा टिबिया बिफुल्ला के बीच कौन सी संधि होती है? तो कौन सी संधि होती है? तो कब्जा संधि होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कब्जा संधि होती है। फीमर टिबिया बिफुल्ला के बीच कब्जा संधि होती है, इस बात को याद रखिएगा। यह हिंज ज्वाइंट भी यह जो होता है हिंज ज्वाइंट भी कहलाता है, यह हिंज ज्वाइंट कहलाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण अनुपस्थित होता है। भ्रूण अनुपस्थित किसमें होता है? आप लोग आंसर कर सकते हैं फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन है। भ्रूण जो होता है वह शैवाल में अनुपस्थित होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। शैवाल में हरित वलक पाए जाते हैं, इस बात को याद रखिए। और शैवालों को अध्ययन को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं शैवालों के अध्ययन को? तो फाइकोलॉजी। अब कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी। क्या कहते हैं कवक के अध्ययन को? तो माइकोलॉजी कहते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। क्रेब्स चक्र है। क्रेब्स चक्र क्या है फ्रेंड्स? तो क्रेब्स चक्र जो होता है अपचय व उपचय दोनों होते हैं, इस बात को याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के कारण प्राकृतिक स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत है? तो इसका सही आंसर आप लोग दे सकते हैं फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्वालामुखी विस्फोटक। ज्वालामुखी विस्फोटक वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत है। ज्वालामुखी का संबंध पृथ्वी के अंतर्जात बल से उत्पन्न होने वाले आकस्मिक संचलन से होता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? कह रहा है विकल्प में दिया हुआ है, उसमें कह रहा है संतुलित आहार का उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण है फ्रेंड्स? आप लोग बता सकते हैं। रोटी दालें सब्जी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। रोटी दाल सब्जी जो होता है यह संतुलित आहार का उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स रोटी में जो होता है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। दाल में प्रोटीन पाया जाता है जो शरीर का निर्माण करता है। सब्जी में विटामिन खनिज लवण फाइबर शरीर को प्रदान करता है, इस बात को याद रखिएगा। मैथ का क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन को स्किप करके चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है? भारत में मृदा का विस्तार का सही अवरोही क्रम पूछ रहा है, तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन आप लोग आंसर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो जलोढ़, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और टेलेराइट मिट्टी। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
जलोढ़ मिट्टी जो होता है उत्तरी मैदान तथा नदी घाटियों का विस्तृत भागों में पाया जाता है फ्रेंड्स। जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूना का प्रचुर मात्रा पाया जाता है, इस बात को ये आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? बोला है क्वेश्चन कि पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो पहली बार इस शब्द पाकिस्तान शब्द का प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। कौन किया था? चौधरी रहमत अली। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सन 1933 में हुआ था। इसका अर्थ होता है पवित्र देश। इस बात को भी आप लोग याद रखिए। पाकिस्तान का शब्द का अर्थ क्या होता है? पवित्र होता है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? आप लोग आंसर कर सकते हैं फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन है। तो भूटान का आधिकारिक भाषा है जोखंगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जोखंगा। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी है, इस बात को याद रखिएगा। और भाषा जोखंगा है, इस बात को भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? क्वेश्चन कह रहा है जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ऑप्शन ए मैरिस डी मैरिस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी है? भूटान बिल्कुल जुड़ा हुआ है, नेपाल बिल्कुल जुड़ा हुआ है बिहार के साथ, पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, श्रीलंका नहीं जुड़ा हुआ है। श्रीलंका भारत की सीमा से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी श्रीलंका। श्रीलंका की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ती है। श्रीलंका भारत के दक्षिण एक द्वीपीय देश है फ्रेंड्स, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी है? भारत की कितने सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी है? तो 5 राज्य जो बांग्लादेश की सीमाओं से मिलती है फ्रेंड्स, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। कौन कौन से? तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, ये सब बांग्लादेश से जुड़े हुए राज्य हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी है? मिजोरम से कौन सी सीमा नहीं जुड़ी हुई है? त्रिपुरा मेघालय राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेघालय। मेघालय राज्य जो है इसकी सीमा मिजोरम के साथ नहीं जुड़ी है। मिजोरम राज्य की सीमा पूर्व और दक्षिण में म्यांमार, पश्चिम में बांग्लादेश, उत्तर में मणिपुर, असम, त्रिपुरा राज्यों से घिरा है फ्रेंड्स, इस बात को याद रखिएगा। और मिजोरम राज्य में 11 जिला हैं। कितने जिला हैं? 11 जिला है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, इस क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी के चंपारण की समस्याओं के बारे में लखनऊ शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया। अप्रैल 1917 में बिहार में स्थित चंपारण जिले में किसानों पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ आंदोलन चलाया जाता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं फ्रेंड्स, पाइका नृत्य इसमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन करा पाइका नृत्य कहाँ होता है? पाइका नृत्य जो है उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा से, कहां से? उड़ीसा से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाइका नृत्य उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं फ्रेंड्स, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं NR नारायण मूर्ति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स।
निम्न में से किस एक के समय में उपनिषदों को फारसी में रूपांतरण किया गया था? क्वेश्चन कह रहा है कि फारसी में रूपांतरण किसके समय में उपनिषदों को किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां के समय में। किसके समय में? शाहजहां के समय में। शाहजहां के काल में ताराशिकों ने उपनिषदों का अनुवाद सिरे अकबर के नाम से फारसी में किया था, इस बात को याद रखिएगा। और मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग का भी स्थापना किया था, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन से सुमेलित नहीं है? तो बाबर खानवा का युद्ध बिल्कुल सही है। अकबर हल्दिया घाट का युद्ध हुआ था, बिल्कुल सही है। हुमायूं का चौसा का युद्ध बिल्कुल सही है। जहांगीर का बल्ख का युद्ध बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ये सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स। जहांगीर बल्ख का युद्ध के साथ सुमेलित नहीं है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। बल्ख का युद्ध 1646 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? शाहजहां के काल। इसमें ऑप्शन दिया क्या है? जहांगीर, इसलिए इसका करा सुमेलित नहीं है, तो जहांगीर दिया है इस कारण से सुमेलित नहीं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं फ्रेंड्स। अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन से हैं? अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? तो 13वां शिलालेख जो है सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख अशोक का है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। अशोक का सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख 13वां शिलालेख है। अशोक की कलिंग विजय का इसमें वर्णन होता है फ्रेंड्स। यह युद्ध जो होता है 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, इस बात को आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। सुएज नहर के दोनों सिरे पर स्थित पतन युग्म है। कह रहा है सुएज नहर के दोनों सिरे पर कौन से स्थित है? तो सुएज नहर के दोनों सिरे पर तो उत्तर प्रवेश द्वार पर पोर्ट सहित तथा दक्षिणी प्रवेश द्वार पर पोर्ट सुएज स्थित है। तो इसमें कौन से ऑप्शन सही होगा? कोई नहीं, इसमें ऊपर में से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उत्तर में पोर्ट सईद और दक्षिण में पोर्ट सुएज है, जो ऑप्शन में नहीं, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। कह रहा है कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो आंसर है बृहद हिमालय और पीर पंजाल, ऑप्शन राइट सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य आधार बजट की अवधारणा है। शून्य आधार बजट की अवधारणा है, तो शून्य आधार की बजट की अवधारणा पीटर ए पायर्स ने। शून्य आधार बजट की अवधारणा किसने दी थी? पीटर ए पायर ने, इस बात को आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। भारत के विदेशी मुद्रा कोष के संरक्षण कौन करता है? भारत के विदेशी मुद्रा कोष संरक्षण कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण करता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। आरबीआई एक केंद्रीय बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई में है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो किस किस ने हस्ताक्षर किए थे आप लोग कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में आंसर। इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड एलनबरो, महाराजा रंजीत सिंह, सुजाउद्दौला, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। कौन कौन हस्ताक्षर किए थे? तो लॉर्ड एलनबरो, महाराजा रंजीत सिंह और सुजाउद्दौला, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष के लिए प्रेरित के लिए खालिस्तान दिया का दौरा किया था। 1917 में महात्मा गांधी दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष के लिए कहां दौरा किया था? तो चंपारण में किया था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, चंपारण में। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला ने चंपारण के नील किसानों को समस्या को लेकर गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किया था। कौन किया था? राजकुमार शुक्ला। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रम रूप से व्यवस्थित कीजिए। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था, 1919।
असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 से 22 तक। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, 1942। स्वज ध्वज सत्याग्रह कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1923 में, 1923। इसको व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड ऑप्शन में एलिमिनेट करके इसको बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ जालियांवाला बाग, उसके बाद 20 में हुआ था असहयोग आंदोलन बी, और उसके बाद 23 में हुआ था ध्वज सत्याग्रह असहयोग आंदोलन, सबसे बाद ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। भारत में खरीफ की बुआई किस माह होती है? भारत में खरीफ की बुआई किस माह होती है? तो यह खरीफ की बुआई जून जुलाई के माह में होती है और अक्टूबर नवंबर के आसपास से काटा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जून और जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सब मैथ का क्वेश्चन है, इसको स्किप करके चलते हैं क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा इसको देखते हुए। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषयों को त्रिस्तरीय वितरण उल्लेखित है? तो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषयों का त्रिस्तरीय विवरण उल्लेखित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? कह रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 300 ए, अनुच्छेद 300 ए। यह संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 32 को 40वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा समाप्त कर कानून का अधिकार बना दिया गया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं? सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं फ्रेंड्स? तो 2 अनुसूचियां हैं फ्रेंड्स। सूचना का अधिकार अधिनियम में 2005 में 2 अनुसूचियां। सूचना का अधिकार अधिनियम में कुल 6 अध्याय, 31 धाराएं तथा 2 अनुसूची थी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है? जो कर मुक्त अनुलाभ बताना है फ्रेंड्स इसमें, तो नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंध है? क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो भाग 11, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के भाग 11 केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है। इस बात को याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो होता है 245 से 255 तक केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक तत्व का अवधारणा खालिस्तान दिया और लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो यह आयरिश या आयरलैंड से लिया गया है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आयरिश संविधान। कहाँ से? आयरिश संविधान से। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर है? तो सबसे कम 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम कहाँ के जनगणना है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में केरल राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर है। कहाँ? तो केरल में। इस बात को याद रखो, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार यानी बंधुआ मजदूर पर रोक लगाता है?
फ्रेंड्स ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार बेगार पर प्रतिबंध लगाता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक दिया गया, इस बात को याद रखिएगा। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 23 जो होता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद बेगार बनी बहुआ मजदूर पर रोक लगाता है, इस बात को याद रखिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? कह रहा है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? तो अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 129 जो है भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा, यह वर्णित होता है अनुच्छेद 129 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है, इस बात को याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 356। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के कारण अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा फ्रेंड्स। दोनों सदनों में अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति शासन 6 माह तक होना चाहिए, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? तो उच्चतम न्यायालय। कौन है? उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय उच्चतम न्यायालय है और भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 को हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। और वर्तमान में यह इसमें 34 न्यायाधीश हैं, इस बात को भी याद रखिएगा फ्रेंड। भारत में राज्य विधानसभाओं के चुनाव कौन आयोजित करता है? भारत में राज्य विधानसभा का चुनाव कौन आयोजित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि पंचायती और निगम का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करता है, इस बात को याद रखिएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अनुच्छेद 108 के साथ संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुला सकता है राष्ट्रपति, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जनजाति कैल पोल्डू त्योहार मनाती है? कौन सा त्योहार? कैल पोल्डू। तो इसका सही आंसर आप लोग दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोडव। कोडव जनजाति कैल पोल्डू त्योहार मनाती है। कैल का अर्थ होता है औजार तथा पोल्डू का अर्थ होता है पूजा, यानी औजार का पूजा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहली एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? तो 1951 में कौन किया था? तो भारत किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 1951 में पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी भारत किया था और यह प्रारंभ हुआ था 4 मार्च 1951 में नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट एक भाग के रूप में किस वर्ष पेश किया गया था? किस वर्ष पेश किया गया था? तो 1950 से 1951 के बीच में किया गया था फ्रेंड्स। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट का एक भाग के रूप में 1950 से 1951 में पेश किया गया था, इस बात को याद रखिएगा। कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं के द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पारंपरिक पोशाक कौन सी है कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं को? तो ऑप्शन सी फेरन। फेरन जो है कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं को पहने जाने वाली पारंपरिक पोशाक है, ऊन से बने होते हैं यह, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में है? गुवाहाटी में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आरबीआई ने नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक को 2017 में लघु वित्तीय बैंक का लाइसेंस प्राप्त हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? तो कब उद्घाटन किया गया था फ्रेंड्स? 28 मई 2023 को। कब? 28 मई 2023 को। इसमें लोकसभा के लिए 888 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा के लिए 384 सीटें निर्धारित हैं। इस बात को आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के किस शहरों में भारत के एक नई वाणिज्य दूतावास स्थापना घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत ने नए वाणिज्य दूतावास को स्थापना की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, ब्रिस्बेन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कर रहा है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो यह अमृत उद्यान कर दिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है, तो यह है सुभाषिष तालापात्र। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व नागा साहित्य दिवस 2023 किस तिथि को मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 9 अगस्त को। कब? 9 अगस्त को। क्यों मनाया गया? तो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन नामक परमाणु बम यूएसए ने गिराया था, इसलिए यह 9 अगस्त को विश्व नागासाकी दिवस मनाया। फ्रेंड्स बात को याद रखिएगा। फ्रेंड्स तो आज के सेशन का वीडियो यही समाप्त करते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।